चलो जी ठीक है जी। यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अभिनंदन मैं तेरे सवाल पूछना है तो बोलते वही नहीं कर रहे हैं, कर ला दिव्यांश। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन क्या मतलब? R1 निकालना है कैसे? कैसे किसको यार, मैंने इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पूछा मैं, कैसे किसको? हाँ हाँ 6/9, राइट गुड। ठीक है, सो 4/R1 इक्वल टू 6/9, ठीक है ना, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, बैलेंस स्टेट। तो इन बैलेंस स्टेट ये होता है, तो यहाँ से आपने R1 की वैल्यू निकाल ली, तो ये आ गया 9436/6 आ गया। ठीक है, इजी। हाँ जी नवप्रीत बेटा, सेकंड पार्ट में की करूंगे इन दिस स्टेट हमें निकालना है R2, सिंपल, ठीक है ना, इसको कुछ नहीं देखना, ये समझ लो ये इधर है और ये इधर है और ये इधर भी है, तब भी उसने कह दिया गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। हाँ जी क्या आएगा? 6/12 इक्वल्स टू R2/8, गुड। 6/12 इक्वल्स टू R2/8, तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकल गई, कितनी आ रही है? 4 ओम, गुड। तो R2 आ गया, R1 आ गया, देयरफॉर R1/R2 इज इक्वल टू 6/4 विच इज 3/2। सॉल्व, डन, इजी। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, इसमें क्या है 1 2 3 4 एंड 5, राइट? तो आपको पहले तो ये इमेजिन करना कि लाइक 1 2 3 4 एंड 5, ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है। कैसे? देखो ए, देखो यहां से सेल आया, यहां से सेल आया, है ना, फिर यहां से आके करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक आगे चला गया और एक नीचे आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, एक ऊपर चला गया था, एक नीचे आ गया था, ये वाला लाइक लेट्स से वहां आपके कंपैरेटिवली ये वाला पॉइंट ए होगा। उसके बाद क्या हुआ, यहां से चला गया, यहां से चला गया, बस अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां से भी दो स्प्लिट हुए और यहां से भी आपके पास दो स्प्लिट हुए, एक ऊपर एक ये वाला, एक ये और एक ये। तो आपके पास चार करंट, दो करंट ये स्प्लिट हो रहे हैं, तो मतलब यहां से दो आर्म्स बन गई, 1 ओम वाली आर्म और ये बन गई आपके पास 2 ओम वाली आर्म, ठीक है ना। और अगर आप नेगेटिव टर्मिनल देखोगे तो नेगेटिव टर्मिनल में क्या हो रहा है, फिर दो आर्म्स 2 ओम एंड 4 ओम, 2 ओम, अच्छा 2 ओम किसके साथ कनेक्टेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब 2 ओम में कहां पे लिखूं, एक तो यहां से ऊपर को रेजिस्टेंस स्प्लिट हो रही है, किधर को, तो एक बात तो समझ में आ रही है, एक ऐसे स्प्लिट हो रही है और एक ऐसे स्प्लिट हो रही है, ये तो सही है बात, है ना, नेगेटिव से दो रेजिस्टेंस स्प्लिट हो रही है, एक 2 और एक 4। कैसे पता लगेगा कि मैं 2 यहाँ पे रखूं 4 यहाँ पे रखूं, कि यहाँ पे 4 होगा यहाँ पे 2 होगा? हाँ देखिए ये 2 ओम है, 2 ओम किसके साथ आगे कनेक्ट हो रहा है, 1 के साथ, है ना, तो इसको ही आपको 2 कहना पड़ेगा क्योंकि ये 1 के साथ आगे जाके कनेक्ट हो रहा है। तो ये वाला हो गया 4 ओम। अच्छा ये 5 ओम के बारे में, तो 5 ओम देखिए कहाँ से है, इन दोनों के बीच में से ही है। मतलब ये कैसे समझे कि ये 1 ओम को भी कनेक्ट कर रहा है और ये दूसरी तरफ से 4 ओम को भी कनेक्ट कर रहा है, 1 ओम को भी कनेक्ट कर रहा है, 4 ओम को भी कनेक्ट कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली ये वाला ये बन जाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सीधी सी बात है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा उसका व्हीटस्टोन ही बनेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखना 1 2 3 4 5 अगर ये आता है आपको यही हमेशा बनाना पड़ेगा। बात बाकी तो इजी है ना। ये आ गया 1 2, ये आ गया 2 4, तो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? ओके ये बैलेंस्ड है, गुड। अगर अब ये बैलेंस्ड है तो उसका मतलब क्या हुआ, तो अगर ये बेटा बैलेंस्ड है, अब ध्यान से सुनना क्योंकि अब बैलेंस की आपको पता है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है, राइट। लेकिन वो तो हम तब करते हैं ना कि अगर हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं पता होती, यहाँ पे हमें तो सारी रेजिस्टेंसेस पता है, हमें तो सारी रेजिस्टेंस पता है, तो हाँ, और बैलेंस भी है, P अपॉन Q R अपॉन S बिल्कुल है बैलेंस। लेकिन उसने कहा कि उसने ये नहीं कहा कि कोई रेजिस्टेंस पता करो, जैसे यहाँ पे उसने कहा था रेजिस्टेंस पता करो, वो कह रहे ठीक है ये बैलेंस हो गया, वो कह रहे काम करो हमें करंट बताओ पूरी सर्किट में से कितना ड्रॉ हो रहा है। अब करंट तो आप तभी बताओगे, आपके पास यहाँ पे वोल्टेज है 4 वोल्ट, अगर आप किसी तरीके से इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लो, जैसे हम करते होते हैं कॉम्बिनेशन की, अगर आप इसकी आर इक्विवेलेंट निकाल लो तो आर इक्विवेलेंट होगा V होगा I अपने आप ही आ जाएगा ओम्स लॉ,
अब क्वेश्चन है इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया? और ज्यादा ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ जी अभिनव, 5 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्ट कर देंगे, बस यही मेन पॉइंट है, बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट कर दो। ये लो, अब देखो ये कितना इजी बन गया। जो रितेश कह रहा था सॉल्व तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप कुछ और आइडिया दे दो, थोड़ा सा और इसको इजी कर लो। पहले क्या करना चाहिए हमें, कैसे सॉल्व होगा ये? पहले सीरीज सॉल्व कर लो, है ना। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये दोनों सीरीज में ही है, इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं है। अगर इसके बीच में ऐसे होता तब प्रॉब्लम आती, तब आप कहते यार करंट तो स्प्लिट हो रहा है, अब तो ये करंट स्प्लिट ही नहीं हो रहा, ये चला गया, तो आपके पास 2 ही तो बच गए। इट्स काइंड ऑफ अ सीरीज। तो आप इसको अगर इसको आप एज्यूम करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर लो, आपके पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ये देखो, और नीचे आपके पास 2 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है, ये देखो ऐसे बन गया। और इसके साथ आपके साथ सर्किट लगा हुआ है, ये वाला है ना 4 वोल्ट का। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कि आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, उसके बाद करंट आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 आएगा, श्योर, ठीक है। तो हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, यहाँ पे आ गया, इसके सीरीज में है तो ये आ गया 2+1, ये भी सीरीज में है तो ये आ गया 4+2, तो ऊपर वाला 3 पे आ गया, नीचे 6 आ गया, ये दोनों पैरेलल में है तो प्रोडक्ट अपॉन सम हो गया, तो आंसर आ गया 2 ओम। ठीक है ना, इजी हो गया। तो आर की वैल्यू 2 ओम आ गई, सो देयरफॉर आपके पास आई चाहिए था, सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट, तो आपके पास आ गया 4 वोल्ट अपॉन 2 ओम विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसी तरह से आप ये भी सोचो, सेम चीज है, ये व्हीटस्टोन ही बनेगा, बस आपको सोचना है ध्यान से कि कौन सी, ये इसको ओ कह दो, नहीं ए बी, ए कहाँ गया, ए हाँ यहाँ पे आया, ठीक है। हाँ जी बेटा, हाँ बैटरी, हाँ फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ए एंड सी, वही बात हो गई। यहाँ ये जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे लिखा है, वहां पे उसने कहा था फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल या फ्रॉम द बैटरी, यहाँ पे उसने कह दिया फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ए एंड सी। ए एंड सी मतलब इन दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो जो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली है ना वही थी, मतलब कि वो कह रहा है कि 4 वोल्ट के क्रॉस बताओ कितनी रेजिस्टेंस होगी, तो आपने निकाल ली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे उसने क्वेश्चन को डिफरेंट तरह लिख दिया, मतलब वही है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड सी, मतलब ए एंड सी के बीच में, बीच का मतलब वो नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, वो कह रहा है कि ए और सी के बीच में ये टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, मतलब वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांग रहा है आपसे, निकाल लो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पहले आपको मुझे इसको डायग्राम को इजी करना है, आपको मुझे बताना है व्हीटस्टोन में कैसे बनेगा। तो अगर ये ए है ना, तो जैसे इसको ए मान लो, नहीं पता नहीं, मतलब आपको लेबल करना, ध्यान से करना क्या क्या होगा। तो कैसे सोच रहे हो आप, बहुत इजी है वैसे तो, हाँ हाँ, मतलब आप ये देखो कि स्प्लिट कौन हो रहे हैं, सेल सेल कहाँ गया, ये देखो सेल है ना, उसके बाद स्प्लिटिंग, दूसरा सेल मतलब नेगेटिव स्प्लिटिंग, ये ध्यान में। अब यहाँ पे आर आर है सारा कुछ है ना, इसलिए हमें पता नहीं लगेगा, तो मैं आप ऐसे ही करना, लेकिन मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको R1, इसको R2, नहीं इसको R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4 और इसको R5 दे रहा हूँ, है आर आ रही। अगर आपको करना है तो कर लो, बाद में सभी को आर कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी कहाँ पे वैल्यू जा रही है। अब मुझे बताओ जी क्या होगा, पहले सेल बना लें, ए सी है ना, तो ये सेल बन गया, ये सेल बन गया, हाँ जी आगे, आगे बताओ क्या होने वाला है। ये मान लो जी ये ए है और ये सी है, चलो अब बता दो, हाँ कौन कौन,
नहीं, ए के साथ कौन स्प्लिट होगा अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस? R1 एंड R2, राइट? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से ए से दो स्प्लिट हुए, तो हमने भी दो स्प्लिट कर दिए, एक R1 और एक R2, है ना? और अगर आप सी को देखोगे तो सी से भी दो स्प्लिट हो रहे हैं, R3 R1 के पास जा रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। R3 जो है वो स्प्लिट तो हो रहे हैं दो ऐसे, तो R3 उधर बनेगा जिस तरफ R1 के साथ उसका कनेक्शन हो जाए, और R4 उधर बनेगा जिधर उसका R2 के साथ कनेक्शन हो जाए, और R5 इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। ये हो गया। हाँ जी। हम्म 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 हम्म। नहीं नहीं बेटा, कर लेंदे। मैं ये कह रहा कि मान लो ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ 2 ਓਮ 3 ਓਮ 4 ਓਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਇੱਥੇ 2 ਓਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਇੱਥੇ 3 ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ मैं दस रहा भी किनू किहदे नाल कनेक्ट करना है ना? ओके, तो सभी की वैल्यू आर है, तो बताओ आंसर कितना आएगा? दिव्यांश बेटा करो सॉल्व। तो वंस अगेन आर इक्वल निकालना है, R5 का कोई रोल नहीं है क्योंकि सभी आर है, तो व्हीटस्टोन बैलेंस हो गया। सो सिंस R1 R2 R3 R4 इक्वल है, ठीक है, सो इट्स बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड है तो R5 का कोई रोल नहीं है, नो करंट फ्लोज इन R5। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ ये बच गया, दो R बच गए ऊपर और दो R बच गए नीचे, और यहाँ पे आपके पास AC वोल्टेज आ गई। तो आपने R का आंसर, R इक्वल कितना आ गया? तो R इक्वल निकाला, R प्लस R 2R, नीचे भी 2R, सो 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस R 2R इक्वल्स टू R। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बताओ कॉपी में करके, AO, नो करंट फ्लोज थ्रू द सेक्शन AO, ये है B, ये है C, ठीक है, गिवन है। नो करंट फ्लोज थ्रू सेक्शन AO। हाँ जी, तो आपने यहाँ पे है 6 वोल्ट, यहाँ पे जाके दो करंट स्प्लिट हो रहे हैं, एक 3 और एक 2, है ना? ये यहाँ से दो करंट स्प्लिट हो रहे हैं 3 एंड 2, और दूसरी तरफ 6 वोल्ट के साथ ही एक 2.4 ओम पड़ा हुआ है ऐसे, और उसके बाद टू आगे जाके ये दो करंट में स्प्लिट हो रहा है 4 और X, 4 और X। अच्छा, अभी ये 4 कहाँ पे लगाएंगे और X कहाँ पे लगाएंगे? तो 4 लगाएंगे, हाँ ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे X आ जाएगा, था यहाँ पे 3 था। कर लो फिर अगर प्लीज, सॉरी। ठीक है, बाकी सही है आपका, गुड। ठीक है, ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर लोगे। तो आपने यहाँ पे किया 2/3 इक्वल्स टू 4/x। आपको पता है ना दोनों, आपको पता है ना, लाइक वी कैन डू इन बोथ वेज, 2/4 कर लो इक्वल टू 3/x, या फिर 2/3 कर लो 4/x, एक ही चीज है। ओके, तो 2/3 इक्वल टू 4/x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ पे आ गया 6 ओम, 6 ओम, यस। हाँ जी, तो और क्या था, करंट निकालना है। हाँ जी, करंट बताओ क्या आएगा? यहाँ पे 10 ओम भी था लेकिन हमने उसका यूज नहीं किया, तो बिकॉज इट्स अ बैलेंस तो हम इसको यूज नहीं कर रहे। तो 2 एंड 4 सीरीज में, 3 एंड 6 सीरीज में,
तो आपके पास आ जाएगा आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 + 4 विच इज 6, 3 + 6 9, सो 6 × 9 अपॉन 6 + 9। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 54/15। और भी कुछ होगा? हाँ, कहीं भूल मत जाना, आपको प्लस ये भी है, ये सारा इक्विवेलेंट मिलके 54/15 आ गया, लेकिन आपके पास इस सभी के साथ ये भी एक लगा हुआ है 2.4 ओम सीरीज में बेटा। ये तो सारा एक आ गया ना, इस सभी की जगह एक रेजिस्टेंस रख दो, सबको हटा के एक रेजिस्टेंस रख दो यहाँ पे, तो वो इसके साथ सीरीज में हुए, है ना। सो यहाँ पे आ गया +2.4। तो ठीक है, 15/54 मुझे लग रहा है कुछ डेसिमल में ही आ जाएगा, 3.6। ठीक है जी, तो आपके पास आ गया 3256 आ गया। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम, देयर फोर करंट आ गया 6/6 विच इज़ 1। और ये बाद में डिसाइड करेंगे क्या है। तो ये है क्वेश्चन आपके पास, एंड आपको फाइंड करना है, फाइंड द करंट इन सर्किट। यहाँ से करंट कितना जा रहा है ये पता करना है। कैसे करोगे पहले तो आप मुझे बताओगे। तो हाँ जी, तो पहले ये बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे? बैलेंस तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें कौन सा एक्स दिया हुआ है, कहीं पे सभी वैल्यूज दिए। तो बेसिकली हमें किरकॉफ लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब आपके पास आई था, फिर एक तरफ करंट गया होगा I1, दूसरी तरफ गया होगा, अभी ध्यान से देखना कुछ ये डिफिकल्ट होने वाला है, I1 एंड I-I1, फिर I1 के बाद, अब क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करेगा राइट। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे I1 दे रहे हो नाम, तो क्या करोगे? कुछ नॉन नाम देना पड़ेगा, मे बी I2। तो ये कितना हो जाएगा? I1 - I2, है ना। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है I2, तो यहाँ पे कितना होगा? I - I1 प्लस I2। अच्छा, I - I1 प्लस I2, ओके। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आपको पता ही, अगर आप सम करोगे कर करा के आपके पास यही I बन जाएगा, ये होगा। अब मुझे ये बताओ, इसमें आप जो भी सॉल्व करने वाले हो, किरचॉफ लॉ लगाने वाले हो, आप इसमें कितने लूप्स लोगे, कितनी लूप बनाओगे? बाय द वे हम लूप बनाते हैं कितनी है, आपको पता है हम कितनी लूप बनाते हैं? 2 बनाते हैं। मतलब 2 क्यों बना रहे हैं हम? इट इज नॉट द लूप्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। आपके पास अननोन वेरिएबल कितने थे? हमने जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं ना, मोस्टली उसमें 2 थे। एक क्वेश्चन था जिसमें हमने 3 लूप, हमें 3 क्वेश्चन बनानी पड़ी थी। सो डिपेंड करता है कि हमारे पास अननोन कितने हैं। जैसे आपके पास अननोन है एक आई, है ना, एक अननोन है I1 और एक अननोन है I2। 3 अननोन है आपके पास, I, I1 एंड I2। तो आपको 3 लूप बनानी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 3 लूप कैसे बनाओगे? एक तो, अब 2 तो आपको दिख रही हैं, है ना, मुझे पता है आप वो तो आराम से कर लोगे, जैसे ये बन गई और एक ये बन गई। तीसरी लूप कैसे बनाओगे? हाँ, जैसे इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये है E, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो अब बताओ, एक तो बन गया ABDA, है ना, एक बन गया BCDB। तीसरी लूप ABCDA। अगर आप बनाओगे ना, आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। क्योंकि जब आप पहली लूप बना रहे हो, उसमें EMF कितना रखोगे? आप रखते होते ना एक जगह EMF इक्वल्स टू IR का प्रोडक्ट, तो इसमें EMF कितना है? 0। इसमें कितना है? और जब आप सारा ये लोगे तब उसमें कितना होगा? तो जब तीनों वैल्यूज इक्वल टू 0 आ रही है ना, आपका आंसर नहीं आएगा कभी भी। वो मुझे भूल गया, मैथ में कुछ उसको बोलते हैं, जब इक्वल टू 0 आ जाए तो आपका आंसर नहीं आता। तो ये आपकी तीसरी लूप गलत है। तो तीसरी लूप कौन सी लोगे? हाँ, कौन सी सेल को इंक्लूड करोगे बताओ?
ई ए, हाँ अब आपकी मर्जी है, ई ए बी सी ई ये ले लो, या फिर ई ए डी सी ई ये वाली ले लो। समझ आई बात? ई ए डी सी ई ये वाली ले लो, या फिर ऊपर वाली हो जाएगी। ओके, बस ये था आपको समझाना। अभी इक्वेशंस बना के दिखाओ मुझे तीनों की। हम यहाँ पे लूप लिख रहे हैं, सो फाइंड करना है। आंसर ये है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो लूप हमारे पास है ए बी डी ए, आपको इसकी इक्वेशन बनानी है। फिर बी सी डी बी, और उसके बाद ई ए डी सी ई इसकी बनानी है। इक्वेशंस बनाओ। ई की कोई वैल्यू लेनी होगी, 10 ले लो यहाँ पे, 10 वोल्ट, ठीक है, 10 ले लो यहाँ पे वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन ए बी डी ए, हाँ जी, 2i1 हाँ प्लस 3i2, गुड, हाँ हाँ, -4 मत बोलो, ठीक है, मतलब ये आपको पता है कि करंट इधर जा रहा है, लूप उस तरफ जा रही है ना, तो ऐसे बोलते हैं माइनस ऑफ आई माइनस आई वन ब्रैकेट में इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू ईएमएफ भी तो बताने हैं। हाँ तो बोलना है ना बेटा, वो अदरवाइज सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, बीसीडी भी अगले, नेक्स्ट दिव्यांश। फाइव आई वन माइनस आई टू, हाँ जी, शाबाश, ओके नेक्स्ट, हाँ हाँ, गुड, श्रेया नेक्स्ट, इक्वल टू, हाँ जी, गुड, गुड, इक्वल्स टू 10, शाबाश, वेरी नाइस, ठीक है। तो आपके पास बस मुझे ये बताना था कि तीन, तो लूप कितनी बननी है ये डिपेंड करता है आपके पास अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, राइट। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, अभी सॉल्व बाद में करते रहना। नेक्स्ट लिखिए हमारे, तो हमारा मोस्टली, रहने दो बेटा, टाइम लग जाएगा, मुझे पता है आप कर लोगे, वैसे इसके चांसेस कम है, राइट, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऐसे अनबैलेंस्ड के चांसेस कम आते हैं इन दी बोर्ड एग्जाम। आगे जेई नीट में तो, मतलब जेई के जो सब्जेक्टिव होता है एडवांस उसमें आते हैं, मेन में नहीं आते, ठीक है। तो बट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कई बार पता क्या करते हैं सीबीएसई वाले, क्या करते हैं, सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए वो छोटा सा पार्ट कर दे, जैसे वो ये नहीं कहेंगे पूरा सॉल्व करो, जैसे वो कह देंगे कि जी ए बी डी ए लूप की इक्वेशन बना के दिखाओ, या वो कह देंगे कि हमें बताओ ये सॉल्व करने के लिए आप कौन कौन सी इक्वेशंस बनाओगे, कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो वो सीबीएसई का पेपर मैं बताऊं, इट्स रियली वेरी गुड पेपर, मुझे तो पेपर बहुत अच्छा लगता है, पर एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट तो मुझे पता है वो बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि वो ना आपके कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, कंसेप्ट पे। जैसे कि एक बार पेपर में आया, आपको डेरिवेशन मैंने करवा दी बच्चों को सारी, है ना, पूरी डेरिवेशन कर लो, याद कर लो, ये कर लो, उन्होंने डेरिवेशन नहीं डाली पूरी, उन्होंने डेरिवेशन का जो मिड पार्ट था ना, सिर्फ उसको क्वेश्चन बना दिया, मतलब उन्होंने कह दिया कि जैसे आप करते हो कि जी लेट दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपने पूरा सॉल्व करते हो ना, यहाँ से डेरिवेशन शुरू की, फिर आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया, कुछ आंसर निकाल दिया, उन्होंने इतने पार्ट को उठा लिया। उसने कह दिया कि मान लो कि ये वाले वेरिएबल आपको गिवन हो, जैसे वी डी गिवन हो, ए गिवन हो, कुछ ऐसा गिवन हो, तो वो कह रहा है कि मुझे बताओ कि ये वाला आंसर आप कैसे निकालोगे। बच्चों को आता ही नहीं था, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्टार्ट याद किया था और वहां से एंड तक याद किया था, बीच वाला पोर्शन याद ही नहीं है। तो वो उन्होंने सिर्फ आपके कंसेप्ट पे फोकस किया कि आपको पता है कि आप जो सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब क्या है, वहां पे बच्चों को पता ही नहीं होता है। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था वायर वाला, जब हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था, निया बीडी किया था ना, आई इज इक्वल टू निया बीडी, ये किया था ना, याद है?
उसमें हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे स्टडी की थी। जैसे मैं आपको ये पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ L है और इसका एरिया A है, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके बीच में जो टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो n है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो करेंगे। बस ये पूछेंगे, कोई डेरिवेशन नहीं है। कैसे किया था? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो करेंगे वायर में से। हाँ, तो हमने किया था Q इज इक्वल टू एन ई। तो चलो, वो आपको उन्होंने ये भी कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज हैं वो E है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? एन ही आएगा। भूल गए आप? उन्होंने एरिया क्यों दिया, L क्यों दिया, और यहाँ पे ये क्यों लिखा पर यूनिट वॉल्यूम? भूल गए आप? क्या होगा आंसर? ये डेरिवेशन का एक छोटा सा पार्ट था, ना स्टार्टिंग में है ना एंड में है। आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ से यहाँ तक कितने फ्लो करेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो करेंगे। कैसे निकालोगे? एन ई होगा। एन ई का मतलब क्या होता है आपको पता है? एन ई क्या है? एन क्या था? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आपने निकाल लिए? आपने तो सिर्फ तो आपने तो पर यूनिट वॉल्यूम के निकाले थे। भूल गए? मैं बताता हूँ, अभी आपको याद आएगा। मैंने जब ये डेरिवेशन करवाई थी तो मैंने कहा था यहाँ पे एन ले लेना, कैपिटल एन, क्योंकि कैपिटल एन की जो वैल्यू होगी वो होगी नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम। मैंने आपको ये करवाया था। मैंने आपको कहा था पर यूनिट, जैसे अब मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्यूब बनाया था छोटा सा, तो मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ इसके बीच में वो ले रहा है एन की वैल्यू। अगर आपको पूरे में देखना है तो आपको पर यूनिट वॉल्यूम को पूरा वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। पर यूनिट का मतलब समझ रहे हो ना आप? 1 मीटर क्यूब। तो वो कहता है पर यूनिट मत देखो, मुझे बताओ इस पूरे में कितने होंगे। तो आप उसको पूरे का वॉल्यूम लेके उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। अगर आप अपनी डेरिवेशन चेक करोगे ना जो मैंने आपको करवाई हुई हैं, मैंने आपको ये लिखवाया भी हुआ है, ये आते हैं क्वेश्चन। ये है सीबीएसई का पैटर्न, छोटे छोटे पार्ट। ठीक है, तो वो इसमें हुआ क्या, आपको उन्होंने मतलब कम टाइम भी नहीं ज्यादा दिया, मतलब कि ये भी नहीं है लेंथी भी नहीं किया क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन आपके कंसेप्ट भी चेक कर लिए। जिसको पता है वो फटाफट, जिसको पता होता तो वो इस क्वेश्चन को मेरे लग रहा है 2 मिनट भी नहीं लगाएगा सॉल्व करने के लिए। जिसको नहीं पता होगा वो 10 मिनट लगा देगा या छोड़ ही देगा, है ना। तो ध्यान में रखना चीजें, बहुत ध्यान से पढ़ो। मैं बता रहा हूँ आपका जो 10th, मुझे मैंने आपको 11th नहीं करवाई, लेकिन ये मैं कोशिश करता हूँ तो कि मैं 11th से ना ये बिल्डअप करूँ बच्चों का ये लेवल, मतलब ये थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो अभी आपको ये करना है, जब भी आप कोई डेरिवेशन करते हो ना उसको समझ के करो कि आप क्या कर रहे हो, हर चीज को समझ के। ओके ओके। एक हमने उस दिन डेरिवेशन करनी थी, याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। तो छोटी सी डेरिवेशन है, तो आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन, लिखो छोटे छोटे 2 पॉइंट्स करने हैं हमें। लिखो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको 3 तरह से लिखेंगे, या तो ऐसे आएगा करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर वो कह देगा सिंपली, आपको सीधा ही कह देगा कि प्रूव करो J इज इक्वल टू सिग्मा E, वेयर J इज करंट डेंसिटी। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो ऐसे आ जाएगा, वो कह रहा है ये प्रूव करो, या फिर वो कह देगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। वेक्टर फॉर्म ऑफ राइट एन एक्सप्रेशन
राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये याद रखना, तीनों में से किसी तरीके से भी आपको वो बोल सकता है, ये है नहीं नोट्स में नहीं है ये रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो ये ऐसे प्रूव करो, या बेसिकली सेकंड पॉइंट जो हम करने वाले हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ऐसे प्रूव कर दो ये वाला, या फिर यही रिलेशन को ऐसे भी बोला जाता है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर अच्छा यहाँ पे मैं वेक्टर भी डाल दूँ, ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है ऐसे। तो वो कह रहा है कि ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली बिल्कुल ये आपको ना बार बार ऐसी चीजें अंडरलाइन कर लेना, सर्कल, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ये हो सकता है। ओम्स लॉ तो V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आपका दिमाग V इक्वल टू आई आर पे जाएगा बार बार। तो ये आपको आज से मतलब 7 महीने बाद अगर आपको ये दोबारा से रिवाइज करना है तो आप ये भूल जाओगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इसको बोला जाता है। सो यू नीड टू रिमेंबर, ऐसे चीज़ें जो होती हैं वो आप जहाँ पे भी नोट्स में लिखते हो, रेड पेन लो, उसको सर्कल करो, स्टार डालो, अलग से लिखो ऊपर, ताकि वो चीज़ याद रहे, क्योंकि ये चीज़ भूल जाएगी, आराम से भूल जाएगी ये। अच्छा, इसको प्रूव करना बहुत ईजी है, वो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वहाँ पे। तो इसको करना कैसे है देखिए, तो प्रूफ में मान लीजिए हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, हमने जैसे ये कहा था तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ओके, V इक्वल टू आई आर, आर का फॉर्मूला लिख दो, रो एल ओवर ए, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, और V का फॉर्मूला लिख देंगे। अब V था पोटेंशियल, चलो मैं फिर आपसे पूछूंगा, पहले आप लिख लो, मैं आपसे, हाँ हाँ गुड, ई डी, बट यू नीड टू सी के ई डी मतलब क्या है। जैसे ई डी आप बोल रहे हो रितेश, तो ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी क्या है, कौन सा, देखो यहाँ गलती होती है, कौन सा डिस्टेंस, तो आंसर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ई डी बोला ना आपने, तो डी का मतलब वही होगा जहाँ पे ई लग रहा है। तो जो आप ई डी बोल रहे थे ना, वो कैपेसिटर के केस में आता है, क्योंकि कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती थी, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था और उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो डी था, इसलिए हम ईडी बोल देते हैं। लेकिन वही कंसेप्ट अगर आप वायर में लगा दो, जैसे आपके पास ये वायर है, ठीक है, आपने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, तो नहीं ध्यान सुनो, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, है ना। तो अगर बेटा इसकी लेंथ वायर की एल हो जाए और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो ई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आप अब बोलो कि V का फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो आप ई एल लिखोगे। समझ आ रही है, आप देखो कईयों को तो मुझे पता है अभी आपको याद ही नहीं है कि V इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस होता है, जिनको याद है उनको ये समझना है कि E कहाँ है और D या L क्या चीज है। तो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसका जो डिस्टेंस होता है हमें वो मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे E है और ये वायर की लेंथ L है, तो हमने यहाँ पे जो पोटेंशियल बन रहा है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखना है तो आप बोलोगे V इज इक्वल टू ई एल। समझ में आ रही है बात बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो V था उसको आप लिख सकते हो ई एल, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन अ वायर ऑफ लेंथ L connected to a cell of potential V, तो अब आप लिख दोगे V इज इक्वल टू ई एल, बस। तो यहाँ पे जो हमने ओम्स लॉ लिखा वहां पे R की वैल्यू डाल दी और V की जगह हम अब V की वैल्यू डाल देंगे ई एल, देयरफॉर ई एल इज इक्वल टू आई रो एल ओवर ए, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा। इतना ही है, बहुत इजी है ये, बट मतलब इजी है, लेकिन ये मुझे जो लग रहा है कि इट कैन बी रिमेंबर्ड एज वेल एज ये भूल भी जाओगे बहुत जल्दी मेमोरी से चला जाएगा। तो यहाँ से शुरू कर दो ओम्स लॉ और आर की और वी की वैल्यू डाल दो। अब देखो ई एल एल कैंसिल हुआ, तो ई इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए, ओके। और आई अपॉन ए क्या होता है, अच्छा अभी आई अपॉन ए क्या होता है, तो जो जे होता है ना, इट इज नॉट ऑलवेज आई इक्वल टू जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू
जीरो हो जाए तो cos जीरो 1 होता है। तो जब आपके पास i अपॉन ए भी नजर आ जाए तो आपको उसको जे ही बोलना है। आपको बार बार आई अपॉन ए कॉस थीटा नहीं ढूंढना। ए कॉस थीटा हो जाए तब भी जे होगा, कॉस थीटा नहीं भी होगा तब भी आई अपॉन ए जे हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू जे रो, है ना। पर अभी भी बात ये है कि ये वाला रिलेशन कैसे बनाए। तो जे की वैल्यू निकाल ली ई अपॉन रो, जे बन गया ई अपॉन रो, राइट। और 1 अपॉन रो होता है कंडक्टिविटी, है ना, रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट। सो 1 अपॉन रो इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो आपने कर दिया जी जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा ई। जे भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ओके जी। तो देखा जाए तो है कुछ भी नहीं है, v इज इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू रो एल ओपॉन ए और v की वैल्यू ई एल, बस यही किया।